लेकिन उनकी तरफ से हाँ नहीं हुई तो महाराजा का धीरज जवाब दे गया। ये वाकई में किस्मत का बड़ा अजीब खेल था। दुनिया का सबसे शानदार हीरा जो एक वक्त शक्तिशाली मुगलों का गौरव था, इसके बाद उसको फारस का हमलावर नादिर शाह दिल्ली आकर जबरदस्ती छीन ले गया। फिर अहमद शाह अब्दाली ने इस पर कब्जा कर लिया जब वो अफगानिस्तान का शक्तिशाली राजा बना। फिर वक्त बदला और उसके पोते ने उन महाराजा रणजीत सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो एक आम इंसान से उठकर उस जमीन यानी पंजाब के मालिक बन चुके थे, जिस जमीन पर इन सब लोगों ने बारी बारी से राज किया था। अहमद शाह अब्दाली या कहे कि अहमद शाह दुर्रानी, जिसने भारत पर कई दफा हमले किए और जब जब भी वो अफगानिस्तान से भारत आया, दिल्ली की तरफ जाने के लिए उसे पंजाब से होकर गुजरना पड़ता था। पंजाब को उसके हर एक हमले से भारी नुकसान हुआ। उसकी बड़ी फौज जहां से भी गुजरती थी, गांव, शहर और बस्तियों को उजाड़ते हुए चलती थी। फिर भी हमारे पूर्वजों की हिम्मत देखिए, वो इन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते और फिर से उठ खड़े होते। फिर वक्त बदला 19वीं शताब्दी के शुरू में, जब पंजाब में एक नए युग की शुरुआत हुई और शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का शासन स्थापित हुआ। तब कहा जाता है कि सन 1812 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसी अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह शूजा को लाहौर में एक लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया था। इसका कारण बताया जाता है मशहूर और बेशकीमती हीरा कोहिनूर। सन 1809 में एक अंग्रेज अफसर मॉन्स्टुआर्ट एल्फिंस्टन की अगुवाई में एक मिशन शाह शुजा के दरबार में पहुंचा। शाह ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका अपने दरबार में स्वागत किया। शाह शुजा एक पढ़े लिखे, शालीन और सुलझे हुए इंसान थे। उनमें वो क्रूरता नहीं थी जो उस वक्त के राजा को अपने सिंहासन पर बने रहने और अपने आप को बचाए रखने के लिए जरूरी थी। शाही खानदान का वारिस होने की वजह से वो कला और सौंदर्य के प्रशंसक थे और खुद एक जाने माने शायर थे। पहले हम उनके दरबार की महिमा, धन और ताकत को समझते हैं, क्योंकि हम आज इतिहास को एक कहानी के रूप में सुन रहे हैं। तो इतने बड़े साम्राज्य और राजा की बदकिस्मती कैसे उसको घेर लेती है, ये भी हम इसी कहानी में आगे जानेंगे। मॉन्स्टुआर्ट एल्फिंस्टन पेशावर के बाला हिसार किले में शाह शुजा के महल की विजिट करते हैं और लिखते हैं कि शुरुआत में जैसे ही हमने राजा को देखा तो हमें लगा कि उन्होंने हीरे जवाहरातों का एक कवच पहना हुआ है, लेकिन जब नजदीक से देखा तो पाया कि हम गलत थे। उन्होंने हरे रंग का एक अंगरखा पहना हुआ था जिसके ऊपर बड़े बड़े फूलों की डिजाइनिंग थी। इसके ऊपर सोने, चांदी, हीरे और कीमती पत्थर जड़े हुए थे और उन्होंने अपनी कलाइयों में कीमती ब्रेसलेट पहने हुए थे जिनके ऊपर हीरे जड़े हुए थे। इन्हीं में से एक ब्रेसलेट पर एक नायाब हीरा जड़ा हुआ था, कोहिनूर। जब हमने अंदर कदम रखा तो पाया कि वो चारों तरफ से खुला कमरा था जो 4 ऊंचे ऊंचे पिलर्स पर टिका हुआ था। इसके बीचों बीच एक कीमती शानदार संगमरमर का फव्वारा था। फर्श के ऊपर बेहतरीन कीमती कालीन बिछे हुए थे जिनके ऊपर सोने की कढ़ाई वाली पट्टियां लगी थी। बाहर सामने एक बड़ा हरे भरे पेड़ों का बगीचा था जिसके साथ में ही एक हरियाली से भरा हुआ मैदान था। मैदान में साफ पानी की धाराएं बह रही थी जो दूर से चमक रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फ के ढके हुए सफेद पहाड़ों की चोटियां थी। एक अंग्रेज विलियम डेलरिम्पल कहते हैं कि पकड़कर अंधा किए जाने से पहले शाह शुजा के बड़े भाई शाह जमान ने कोहिनूर को छिपा दिया था। वही कोहिनूर जो एक जमाने में मुगलों के पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन की शान हुआ करता था। उसने एक दूसरे कीमती स्टोन रूबी को भी छुपा दिया था जिसका नाम फखराज था। यह मुगल वंश का दूसरा बेशकीमती रत्न था। एक वक्त पर कोहिनूर एक मुस्लिम फकीर के पास था जो इसको एक नॉर्मल चमकदार पत्थर की तरह इस्तेमाल करता था। इसी तरह से दूसरा कीमती माणिक फखराज एक नौजवान को नदी के किनारे पर मिला था जब वो कपड़े धोने के लिए वहां पर गया। इस वक्त ब्रिटिश मिशन पेशावर में ही मौजूद था। तभी शाह शुजा के पास एक खबर आई कि उसके रिश्ते के भाई महमूद ने बगावत कर दी है और कंधार और काबुल को हड़प लिया है और अब वो फतेह खान बरकजई को साथ लेकर पूरी फौज के साथ पेशावर की तरफ आ रहा है। शाह शुजा अपनी फौज को साथ लेकर बागियों से निपटने के लिए पेशावर से निकला। काबुल और पेशावर के बीच एक जगह पर इनका आमना सामना हुआ। इस लड़ाई में महमूद शाह और फतेह खान की जीत हुई। अब अफगानिस्तान शुजा के हाथों से निकल चुका था। कंधार और पेशावर को जीतने की कुछ नाकाम कोशिशों के बाद शाह शुजा ने अपने गवर्नर जहांदाद खान के साथ अटोक में शरण ली और वहां से वो कश्मीर चले गए, जहां पर उस वक्त पैदा खान के कई बेटों में से एक अता मोहम्मद खान बरकजई का राज था। अता मोहम्मद ने ऊपर से तो शाह शुजा से वफादारी का दिखावा किया, लेकिन जैसे ही वो कश्मीर पहुंचे उनको गिरफ्तार करके जंजीरों में डालकर कैद कर लिया। शुजा की पत्नियां, बच्चे और अंदेश शाह जमान का परिवार भागकर पंजाब पहुंचा
और रावलपिंडी में पहुंचकर महाराजा रणजीत सिंह की शरण दी। शाहजमान अभी भी अपने दूतों को अलग अलग राजाओं के दरबार में भेजकर काबुल की गद्दी वापस पाने की जुगत में लगा हुआ था। तभी इस पूरे राज परिवार को रावलपिंडी से लाहौर शिफ्ट कर दिया गया और उनके ऊपर कड़ी नजर रखने के आदेश दे दिए गए। यह किस्मत का उनके साथ क्रूर मजाक था। यही वो खानदान था दोस्तों जिसके खौफ ने कुछ दशक पहले पंजाब को दहला कर रख दिया था। अहमद शाह अब्दाली के एक के बाद एक हमले ने पंजाबियों को पूरी तरह से डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। ये एक कहावत उस वक्त के आम आदमी की भावनाओं को बड़ी अच्छी तरह से बताती है कि खादा पित्ता लाहेदा बाकी अहमद साहेदा, कि जो भी हमने खा पी लिया वो सिर्फ हमारा है जो हमारे पेट में चला गया, बाकी तो कभी भी अहमद शाह अब्दाली अचानक आएगा और लूट ले जाएगा। शाह शुजा के हरम में एक अद्भुत महिला मौजूद थी। वो थी बरकजई शासक पैंदा खान की बेटी और 22 भाइयों की बहन वफा बेगम। सन 1803 में शुजा के साथ इसकी शादी हुई थी। उनकी शादी का जो बड़ा कारण था वो ये था कि सद्दोजई और बरकजई खानदानों के बीच लंबे अरसे से जो दुश्मनी चली आ रही थी उसको खत्म करना। शाह शुजा के हरम के लाहौर पहुंचने के बाद वजीर फतेह खान की तरफ से एक दूत वहां पहुंचा जो इस प्रपोजल के साथ आया था कि अफगान और सिख कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन चलाएं। दरअसल हमेशा से ही कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस रहा है कि हर कोई इसके ऊपर कब्जा करना चाहता था। कश्मीर का गवर्नर अता मोहम्मद खान और वजीर फतेह खान हालांकि दोनों सौतेले भाई थे लेकिन एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। वफा बेगम अपने पति की जिंदगी के लिए बेहद फिक्रमंद थीं और इसी वजह से बीमार भी रहने लगी थी। बरकजई और सद्दोजई खानदानों के बीच दुश्मनी और खून खराबे को देखते हुए उनकी चिंता भी जायज थी। बेगम के सौतेले भाइयों का स्वभाव बेहद निर्दयी और क्रूर था। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति वजीर फतेह खान के हाथों में पड़ जाए और अगर सिख भी उसके साथ मिल गए तो अता मोहम्मद के ऊपर इनकी जीत पक्की थी। विलियम डेलरिम्पल वफा बेगम के बारे में कहते हैं कि वो एक शांत और निडर महिला थी। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में एक ऑफिशियल बायोग्राफर श्री सोहनलाल कहते हैं वफा बेगम ने अपने पति की कैद से दुखी होकर रणजीत सिंह को इसके लिए अपील की और उनसे प्रार्थना की कि एक वॉर कैंपेन चलाकर उनको छुड़वाया जाए। इसके बदले उन्होंने महाराजा को कोहिनूर देने की पेशकश की जो कि फिलहाल उनके पास सबसे कीमती चीज थी। सन 1812 के बसंत के आसपास रणजीत सिंह के लायक जर्नैलों में से एक दीवान मोहकम चंद की कमान में एक बड़ी सैनिक टुकड़ी को कश्मीर भेजा गया। उधर वजीर फतेह खान ने अटक नदी को पार करके रणजीत सिंह के इलाके में कदम रखा। दीवान को रोहतास के किले में कैंप करने के लिए कहा गया और इस तरह वजीर फतेह खान का कश्मीर जाने का रास्ता रोक दिया गया। वजीर ने महाराजा से एक पर्सनल मीटिंग करने की पेशकश की जिसे महाराजा ने मान लिया। वजीर अपने 18 भाइयों को साथ लेकर हथियारों से लैस महाराजा से मिलने के लिए गया। अंदरूनी रूप से उसकी ये प्लान थी कि अगर महाराजा कश्मीर कैंपेन में साथ नहीं देते हैं तो उनका कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन उस मीटिंग में बरकजई चीफ और महाराजा के बीच एक डील फाइनल हुई जिसके तहत कुल लूट का 50% और 9 लाख रुपए सालाना उगाही के रूप में लिया जाएगा। 1 दिसंबर 1812 को सिख और अफगान जॉइंट आर्मी कश्मीर पर कब्जे के लिए आगे बढ़ी। वजीर फतेह खान ने काफी जल्दबाजी दिखाई और 2 मोर्चा आगे निकल गया। दीवान मोहकम चंद एक चालाक इंसान थे। वो समझ गए कि वजीर पहले कश्मीर पहुंचकर शाह शुजा को पकड़ना चाहता है। उसके वहां पहुंचने के बाद शाह शुजा को बचाना मुश्किल होगा। दीवान मोहकम चंद उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, यानी कश्मीर के उस इलाके से। एक छोटे रास्ते से होते हुए वो पहले ही शेरगढ़ के किले में पहुंच गए जहां पर शाह शुजा को बंदी बनाकर रखा गया था और वजीर फतेह खान के वहां पहुंचने से पहले ही शुजा को वहां से लाहौर की तरफ भगा दिया। इस बात से वजीर फतेह खान बहुत नाराज हुआ। उसने लूट के सामान में से हिस्सा देने से इनकार कर दिया। उधर महाराजा ने अटक के गवर्नर जहांदाद खान के साथ एक संधि कर ली और खैबर दर्रे के मुहाने पर खड़े हुए किले को अपने कब्जे में ले लिया। यह अफगानिस्तान से पंजाब का प्रवेश द्वार था। महाराजा रणजीत सिंह ने वफा बेगम से किया वायदा पूरा किया और उसके पति को सुरक्षित उसके पास पहुंचा दिया। महाराजा के बड़े बेटे और उनके उत्तराधिकारी कुंवर खड़क सिंह और खास दरबारी भाई राम सिंह को शुजा का इस्तकबाल करने और पूरे गाजे बाजे के साथ लाहौर लाने के लिए भेजा गया। लाहौर पहुंचने पर शुजा को एक बड़ी और आरामदायक हवेली और उसके साथ ही काफी बड़ी धनराशि भी दी गई। अब वक्त आ गया था कि वफा बेगम महाराजा से किए अपने वायदे को पूरा करते हुए हीरा कोहिनूर महाराजा को सौंपे। अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह शुजा फिलहाल महाराजा रणजीत सिंह की दया पर निर्भर था और अब महाराजा भी कोहिनूर को अपने हाथों में लेने के लिए बेचैन थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। खुशवंत सिंह अपने एडिशन में लिखते हैं कि शाह शुजा और वफा बेगम शुरुआत में तो कोहिनूर को सौंपने में आनाकानी करते रहे,
हालांकि महाराजा ने उनको 3,000 रुपए की राशि और 50,000 रुपए सालाना की जागीर देने की पेशकश भी की, लेकिन उनकी तरफ से हाँ नहीं हुई तो महाराजा का धीरज जवाब दे गया और उन्होंने कहा कि कोहिनूर तो अब देना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। अफगान परिवार के ऊपर पहरा लगा दिया गया और उनके राशन में भारी कटौती कर दी गई। ये तब तक चला जब तक वो टूट नहीं गए। डेलरिम्पल शाह शुजा के लिखे उस वक्त के उसके खुद के अनुभवों को कोट करते हुए बताते हैं, शुजा के मुताबिक हमारे हरम की औरतों को एक दूसरी हवेली में दूर ठहरा दिया गया, जहां पहुंचना हमारे लिए बेहद मुश्किल था। भोजन और पानी में मनमाने ढंग से कटौती कर दी गई। हमारे नौकरों को कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी, किसी जरूरी काम के लिए भी वो शहर में नहीं जा सकते थे। इस तरह की रूडनेस और अत्याचारी व्यवहार उनकी भद्दी और छोटी सोच को दिखाता था। आगे डेलरिम्पल कहते हैं कि यह शाह शुजा का आज तक का सबसे बुरा वक्त था कि जब उसको पिंजरे में डाल दिया गया। शुजा के मुताबिक हमारे सबसे बड़े बेटे प्रिंस तैमूर को हमारे सामने तब तक टॉर्चर किया गया जब तक कि हम अपनी सबसे बेशकीमती चीज को देने के लिए सहमत नहीं हो गए। अगले दिन सुबह भाई राम सिंह महाराजा के लिए कोहिनूर मांगने के लिए वापस आए। हमने कहा वो हमारे पास नहीं है। फिर 1 महीने तक हमारे साथ इसी तरह से कठोर व्यवहार किया गया। जहां हम रह रहे थे वहां हमारे आवास पर गार्ड तैनात कर दिए गए और हमें अपने परिवार से मिलने से रोका गया। हमारे जरूरत के सामान की सप्लाई बंद कर दी गई। उसके बाद आखिर में हमसे पूछा गया कि क्या हम कोहिनूर देने को तैयार हैं। बताया गया कि इसके बदले हमें पैसे दिए जाएंगे। फिर भाई राम सिंह 50,000 रुपए लेकर आए। हमारे बीच एक फॉर्मल ट्रीटी हुई, जिसके बाद हम वो कीमती गहना उनके मालिक को देने के लिए तैयार हो गए। इसके 2 दिन बाद रणजीत सिंह ने पर्सनली हमसे मुलाकात की और पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शपथ लेने के बाद एक कागज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हमें कोट कुमिला, जंग शोल और कुले नूर के प्रांत देने की पेशकश की गई थी। इस संधि में हमें अपना सिंहासन वापस दिलाने में मदद की पेशकश भी की गई थी। फिर हमने एक दूसरे के लिए पक्की दोस्ती की कसम खाई और अपनी पगड़ियां एक दूसरे के साथ बदली। इसके बाद हमने उनको कोहिनूर सौंप दिया। 2 दिन के बाद हमारे ऊपर लगाए गए सारे प्रतिबंध हटा लिए गए और हम फिर से अपने परिवार से मिल पाए। ये वाकई में किस्मत का बड़ा अजीब खेल था। दुनिया का सबसे शानदार हीरा जो एक वक्त शक्तिशाली मुगलों का गौरव था, इसके बाद उसको फारस का हमलावर नादिर शाह दिल्ली आकर जबरदस्ती छीन ले गया। फिर अहमद शाह अब्दाली ने इस पर कब्जा कर लिया जब वो अफगानिस्तान का शक्तिशाली राजा बना। फिर वक्त बदला और उसके पोते ने उन महाराजा रणजीत सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो एक आम इंसान से उठकर उस जमीन यानी पंजाब के मालिक बन चुके थे, जिस जमीन पर इन सब लोगों ने बारी बारी से राज किया था।